नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उपचुनाव में पहला नामांकन आज हो रहा है और करहल से तेज प्रताप यादव जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, शिवपाल सिंह यादव हो, रामगोपाल यादव हो, तमाम लोग, पूरा यादव परिवार पहुंचा हुआ है। तो आज की ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है, इसको लेकर उपचुनाव पर एक छोटा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे हम। राहुल लाल जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। एक बार जरा झलकियां देख लीजिए, करहल से किस तरह की तस्वीरें निकल कर आई हैं वो देख लीजिए। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, उनके ठीक बगल में आप देखिए तेज प्रताप यादव चल रहे हैं, पीछे रामगोपाल यादव चल रहे हैं, डिंपल यादव मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर दरअसल जब अखिलेश यादव पहुंचे तो लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इसको बाद में नारे लगाइएगा, अभी यहां पर जालियां लगी हुई हैं। ये कलेक्ट्रेट है दरअसल। इसी कलेक्ट्रेट पे 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने नामांकन भरा था और उस नामांकन को कवर करने के लिए मैं करहल में मौजूद था। और पूरा करहल और पूरा कलेक्ट्रेट तक का जो सफर था, एक तरह से यात्रा निकली थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर आपको गढ़ देखना है किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का, तो आप करहल आइए। अगर आपको यहां पर जनाधार देखना है, जन सैलाब देखना है, समर्थन देखना है, तो आप करहल आइए। किसी पार्टी का अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का यहां पर कितना बड़ा जनाधार है और कितने ज्यादा सपोर्टर हैं। बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर कोई सड़क पर दिखाई दे रहा था 2022 में। और वैसे ही कुछ आज भी तस्वीर दिखाई दे रही है। जब अखिलेश यादव ने यह सीट छोड़ी है तो उनकी जगह पर करहल से तेज प्रताप यादव नामांकन करने पहुंचे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, राहुल लाल जी से शुरुआत करते हैं। राहुल लाल जी, इन तस्वीरों को कैसे देखा जाए? एक तरह से कहा जाए कि औपचारिक बिगुल बच चुका है। तेज प्रताप यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी को अभी तक करहल से एक भी उम्मीदवार यहां पर मिल नहीं रहा है, प्रत्याशी मिल नहीं रहा है और हम नामांकन करने जा रहे हैं। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, ये करहल में जो हम लोग देख रहे हैं तस्वीरें, ये आपने बिल्कुल, आपके इस बात से सहमत हूं जो 2022 में आपने कहा था कि अगर किसी पार्टी के गढ़ को देखना है तो करहल जाके हम लोग देख सकते हैं। अब करहल में समाजवादी पार्टी इतनी ज्यादा मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी चेहरा लाकर सामने में खड़ा कर दे वहां पे। तो आप किसी सेलिब्रिटी को ले आता है। अब मैं सुबह एक न्यूज चैनल पे था तो वहां पे एंकर पूछ रहे थे कि कोई बड़ा सा सेलिब्रिटी आ जाए, हार नहीं हो सकती वहां पे इनकी जो है कि तेज प्रताप यादव की। हम बोले भाई, करहल के लिए कोई दूसरे लोग सेलिब्रिटी नहीं है। करहल के सेलिब्रिटी यही लोग हैं, वहां पे कोई दूसरा सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। नो डाउट, नो डाउट। तो इसलिए देखिए, अब उसके बाद फिर सवाल ये उठ रहा है लगातार लोग दर्शकों के मन में भी होगा कि जब करहल जीत ही रहे और समाजवादी पार्टी का गढ़ ही है तो फिर इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्यों? हाँ, ये अनुज जी देखिए, शक्ति प्रदर्शन इसलिए है कि 4 जून को जो परिणाम आए थे और उसके माध्यम से जो ऊर्जा मिली थी समाजवादी पार्टी को, एक जो समाजवादी पार्टी ने ऊर्जा ग्रहण की, वो ऊर्जा की स्थिति आगे भी बनी रहे, उसमें कोई कमी नहीं आए। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी आज 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने वाली है और उसमें भी अधिकांश पीडीए वाले उम्मीदवार होने वाले हैं अनुज जी। तो अगर वो जो संभावनाएं दिख रहे हैं कि ऐसे तो नारा तो बटेंगे और कटेंगे का नारा लगेगा योगी जी की तरफ से और उम्मीदवार पीडीए के होंगे, तो आप सोच के देखिए कि उसके बाद समाजवादी पार्टी कितनी आक्रामक होगी। तो ये कहीं कहीं दिखा रहा है कि जो उपचुनाव हो रहा है, जो करहल का सीट है, देखिए बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि वहां पे बहुजन समाज पार्टी ने 7 उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अगर वो वोट काट ले तो। मैंने देखिए, इन तमाम किंतु परंतु का एक ही उत्तर है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। अगर सात के वो कितने वोट काट लेंगे? अरे देखिए, सात के को लेके अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, उस उत्तर का भी मैं पहले ही जवाब दे देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के 7 उम्मीदवार क्या कर सकते हैं। साथियों का वोट हम लोगों ने देखा 2014, 2017, 2019, 2022 भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी के साथ उस वोट को? वो वोट सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के खेमे में था। तो वो वोट जब बीजेपी नहीं काट पाएगी तो उसको बहुजन समाज पार्टी कैसे काट लेगी उसको? ठीक बात है। और ठीक बात है, आपने कहा कि सेलिब्रिटी की बात यहां पर कही जा रही है, कोई सेलिब्रिटी आ जाए। भाई एसपी सिंह बघेल आए थे ना, केंद्रीय मंत्री। हालांकि मैंने उनका कई बार इंटरव्यू किया, मेरे अच्छे व्यक्तिगत तौर पर उनसे कई सारी बातें भी हुई थी। वो चुनाव हार गए,
बीजेपी की एक क्वालिटी है यहाँ पर, वो फंसाना चाहती है, फंसा कर रखती है, केंद्र में बने रहना चाहती है। इसलिए एसपी सिंह बघेल, जो कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जिनको नेता बनाया था, उनको उतार दिया उनके सामने। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार से किसी को टिकट दे सकती है बीजेपी। प्रशांत, आपका क्या विश्लेषण है? सहमत हैं आप राहुल लाल जी की बातों से? नहीं, एकदम सहमत है। और राहुल जी ने जो बात कही वो एकदम सही कही, और जो कैंडिडेचर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बात अभी राहुल लाल जी ने कही, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। तीन तीन नामों का पैनल भेजा गया है, लगभग 24 नाम, 25 नाम भेजे गए हैं वहां। अब उनमें से एक एक नाम फाइनल करके देना है। करहल से जो मेरी जानकारी है उसमें किसी महिला ओबीसी का मौका है सबसे ज्यादा। उसमें एक तो संघमित्रा मौर्य का नाम चल रहा है, और दूसरा एसपी सिंह बघेल की बेटी का नाम चल रहा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हो सकता है कि इनमें से कोई एक और नाम चल रहा है, अनुजेश प्रताप सिंह का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको उनकी कोई दावेदारी, क्योंकि जातिगत अगर समीकरण देखें इस सीट पर, उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि वो एक फैक्टर हो सकता है, उनका नाम आगे जा सकता है। करहल, देखिए करहल जो सीट है ना, एकदम सही बात है। वही जो मुझे नहीं पता कि कौन सवाल पूछ रहे थे राहुल लाल जी से, लेकिन सही बात बोली राहुल लाल जी ने। आपने एकदम सही जवाब दिया कि वो लोग, ये पूरा यादव परिवार वहां के लिए सेलिब्रिटी है भाई। मुलायम सिंह यादव जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि सब रही वहीं। जैन इंटर कॉलेज में वो अध्यापक रहे, टीचर रहे। और जो बात आप कह रहे हैं कि भाई देखिए, करहल का इतिहास रहा है 6 बार। आप सोचिए, 6 बार यहां से समाजवादी पार्टी जीत रही है, और जो बाई इलेक्शन में एक बार जीती भाजपा, तो वो सोबरन सिंह यादव आ गए फिर। तो मतलब समाजवादी पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है, यादव परिवार की ही वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं सिक्का चलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात आप देखेंगे वहां के, अगर समीकरणों की बात कर लें, जैसा कि अभी राहुल लाल जी कह रहे थे, शाक के जो मतदाता हैं 13% के आसपास शाक के मतदाता हैं। इसके अलावा 40% यादव, और मुस्लिम 5-6%। 6% भी अगर मुस्लिम उस सीट पर रख लें सीधे सीधे, तो 46% तो एकदम कंसोलिडेटेड वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी का पहले से है। अब ये सवाल उठ रहा कि बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर अवनीश कुमार शाक के कितना उम्मीदवार हैं जो वो कितना वोट काट लेंगे। देखिए, पहली बात तो वो इस विधानसभा क्षेत्र से आते नहीं। वो भोगांव से आते हैं और मैनपुरी में एक अपना क्लिनिक चलाते हैं। उनका, हालांकि बहुजन समाज पार्टी से लंबे वक्त से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनकी उतनी वो नहीं है, उनकी उतना प्रभाव नहीं, उतना जनाधार नहीं है कि वो इतना ज्यादा कोई प्रभाव छोड़ पाए। एसपी सिंह बघेल गए थे, बताइए 68,000 वोटों, 68,000 से ज्यादा वोटों से वो वहां पर चुनाव हारे। उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कौन हो सकता है? ठीक बात। हालांकि ये कई बार भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि भाई हमने रामपुर हरा दिया, हमने स्वार हरा दिया, हमने आजम खान साहब का किला ढहा दिया, तो हम यादव परिवार का भी किला ढहा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आप उसको सब्सटैंशियल कह सकते हैं कि फलानी जगह का एग्जांपल लेकर के दूसरी जगह पर आप सिर्फ नैरेटिव बना सकते हैं, उसको आप बहुत ज्यादा उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि रामपुर की जो स्थितियां हैं वो अलग हैं, और करहल की स्थितियां, परिस्थितियां अलग हैं। ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और प्रशांत भाई, मैं जब करहल गया, जब नामांकन के बाद मैंने वहां पर लाइव शो करने की कोशिश की करहल में, तो यकीन मानिए मुझे दूसरी पार्टी के प्रवक्ता या नेता कोई मिला नहीं डिबेट करने वाला। जब मैं करहल में गांव-गांव गया, जहां पर अच्छा खासा प्रभाव था समाजवादी पार्टी का, उस 2022 के चुनाव की बात मैं बता रहा हूं, वहां पर फिर मैंने वहां पर बाकी जो लोग थे उनसे बातचीत की। एक 15 साल का लड़का था, मेरे को आज भी वो बयान याद है राहुल जी। एक 15-17 साल का लड़का था, वो कहता है कि मैं यहां से चुनाव लड़ जाऊं तो सामने नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे तो उनको भी हरा दूंगा। तो ये आत्मविश्वास था वहां के लोगों के अंदर, ये कॉन्फिडेंस था। और आप सोचिए 15-17 साल के लड़के की इस उम्र में क्या समझ होगी कि वो कह रहा है कि भाई यहां से कोई भी आ जाए उनको मैं चुनाव हरवा दूंगा। तो ये करहल तो अवैध किला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, योगी जी भी जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर जा रहे हैं, लगातार मेहनत की जा रही है, प्रभारी बना दिए गए हैं, 16 या 17 कितने मंत्रियों को उतार दिया गया है, अलग दोनों डिप्टी सीएम जान लगा रहे हैं।
तो क्या एकदम भी असर नहीं पड़ेगा या फिर कुछ असर पड़ता दिखाई देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है कि जो आप बता रहे हैं कि बम्बार्डिंग करके चुनाव प्रचार करना, तमाम मुख्यमंत्री, हो सकता है कि उपचुनाव में हम लोग कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी देख लें अनुज जी, कि हो सकता है कि दूसरे कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी देख ले हम लोग चुनाव प्रचार में। ये अगर ये दृश्य भी दिख जाए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में तो कोई आश्चर्य वाली स्थिति नहीं है। लेकिन अब जनता इस प्रकार के चुनाव प्रचार के लिए अभ्यस्त हो चुकी है कि खूब केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में लगाया जाता है, मुख्यमंत्रियों को लगाया जाता है। लेकिन अंततः देखिए, जनता एक फैसला कर चुकी होती है। मैंने पहले ही बोला कि देखिए, अभी रामपुर की बात हो रही थी, प्रशांत जी ने बड़ा अच्छा प्रसंग याद दिलाया रामपुर को लेकर। इस लोकसभा चुनाव के दिन जब रामपुर में वहां पे मतदान हो रहा था, तो मैं उस दिन रामपुर था, अनुज जी मौजूद उस दिन लोकसभा चुनाव के दिन। और याद होगा कि वहां पे आजम खान ने विद्रोह का बिल्कुल भी फूंक दिया था। और आजम खान ने क्या शर्त रखा था कि तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाए, या वो एक तरह से विरोध करते थे, उन्होंने तेज प्रताप का नाम आगे रखा था। और एक नया नवेला सा नाम, मौलाना साहब का नाम जो है, जो दिल्ली के जो पार्लियामेंट वाले स्ट्रीट पे जो वहां पे है, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के वो मौलाना साहब को इन्होंने नया नवेला नाम को वहां पे बना दिया था। मैंने वहां पे ये चीज देखा कि इनके बूथ बस्ते भी लगे हुए नहीं थे समाजवादी पार्टी के, क्योंकि वहां पे लोकल सहयोग नहीं उपलब्ध था समाजवादी पार्टी को। लोग भारतीय जनता पार्टी के से वहां पे उनके बस्ते पे जा रहे थे और लोग वोट समाजवादी पार्टी को दे रहे थे। ये दृश्य हमने वहां पे देखा है हमने, और मैं उसको चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि तेज प्रताप यादव का नाम यहाँ पे भी आया था। तेज प्रताप यादव का नाम, जहां से अखिलेश यादव अभी सांसद है, पहले वहां पे भी टिकट उन्हीं को मिलने की बात हो रही थी। तो देखिए, तेज प्रताप यादव अपने आप में, मुझे लग रहा है कि जिस दिन इनके नाम की घोषणा की गई थी कि तेज प्रताप यादव करहल से लड़ेंगे, तो देखिए करहल की जो जमीन है वो मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जमीन है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के समय में भी जब वो आखिरी उनके समय में भी हम लोग देखा काफी जमीन पे सुपर एक्टिव तेज प्रताप यादव रहे वहां पे। जब अखिलेश यादव भी बन गए, जमीन पे लोगों से 1-to-1 कांटेक्ट करने का काम भी तेज प्रताप यादव का ही था। तो अगर हम लोग देखें, चाहे मुलायम सिंह यादव का दौर हो या फिर दौर जो है वो अखिलेश यादव का हो, जमीन पे मौजूदगी किसकी बनी हुई रही वहां पे? तेज प्रताप यादव हमेशा, हर पल, हर क्षण हम लोगों को नजर आते हैं उस जमीन पे जो है वहां पे। तो जिस समय से उनके नाम की घोषणा हुई है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है उनका उत्साह बहुत देखने लायक बनता है कि तेज प्रताप जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे, तब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें उत्साह की स्थिति है। उस उत्साह के बीच में करहल के चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए करहल के चुनाव में एक तरह से देखिए शक्ति प्रदर्शन, मैंने पहले ही बोला, यह शक्ति प्रदर्शन करहल के लिए नहीं किया जा रहा है, यह शक्ति प्रदर्शन बाकी अन्य जो 8 सीटें हैं उसके लिए की जा रही है कि यहां से जो संदेश निकले कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एनर्जी दूसरे सीटों पर भी बनी हुई रहे, उसके लिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है अनुज जी। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि तेज प्रताप यादव बताते हैं कि डिंपल यादव का पूरा काम धाम वही देखते हैं सांसदी का, और पूरे मैनपुरी में वो पूरा संभाल रखा है उन्होंने कि किस तरह से आगे जनता की समस्याएं उनको उठाना है वो देख रहे हैं। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की बात प्रशांत भाई कर रहे हैं, राहुल जी भाई, पूरा यादव परिवार एकजुट दिखाई दे रहा है इस चुनाव में। 2024 के बाद से तो और ज्यादा एकजुट दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम सब साथ साथ हैं भाई। शिवपाल जी साथ चल रहे हैं, रामगोपाल जी हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव बगल में दिख रहे हैं, डिंपल यादव तस्वीरों में दिख रही हैं, अखिलेश यादव मुखिया बनकर आगे चल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है कार्यकर्ताओं को, ग्राउंड लेवल पर लोगों को, कि आप लोग हताश मत होइएगा, हिम्मत बांधे रखिए, जोश भरे रहिए। नहीं, बिल्कुल, आप देखिए भाई, पूरा परिवार साथ में है। रामगोपाल यादव साथ में है, अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, और जो आपने तेज प्रताप यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं, खास तौर पर डिंपल और अखिलेश यादव के लॉयल फैक्टर, सबसे लॉयल फैक्टर आप बोल सकते हैं तेज प्रताप यादव को। आप देखिए, लोकसभा के उपचुनाव में तेज प्रताप यादव पर भरोसा जताया जाता है, विधानसभा का उपचुनाव होता है तो तेज प्रताप यादव सामने आते हैं। तो तेज प्रताप यादव अखिलेश और डिंपल यादव के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसे यादव परिवार के भीतर में भी एक ऐसे शख्स हैं जिन पर किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में उन पर यकीन किया जा सकता है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आया, ये सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि 2017 के पहले जो समाजवादी पार्टी और यादव परिवार में जिस तरीके का टसल देखने को मिला, और उसके बाद अप्रत्याशित नतीजे
आए 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कोई भी अपना कील कांटा ऐसा खुला छोड़ना नहीं चाहते, हर जगह से वो संदेश देना चाहते हैं। वो देखिए समाजवादी सबला सुरक्षा योजना की बात करते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपराध की बात करती है, अपराधियों पे बेलगाम होने की बात करती है, तो समाजवादी पार्टी इस तरीके के मुद्दों को लेकर के आती है। आज अखिलेश यादव जी ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट किया है, उन्होंने अपने एक हैंडल पर, फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। कुंभ मेला होना है 13 जनवरी से, आपको याद है, और कुंभ मेले में जो महाराजा हर्षवर्धन जी की जो मूर्ति थी उसको विस्थापित कर दिया गया है, वहां से दूसरी जगह कर दिया, मतलब कुंभ मेला क्षेत्र से आधा किलोमीटर दूर कर दिया उसको। वो वाला भी मौका अखिलेश यादव चुके नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं संकल्प लेता हूं, जैसे सरकार आएगी हम उसको पुनर्स्थापित करेंगे उसी जगह पर। इसी तरीके से आप देखिए गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी का जो वो घटनाक्रम होता है, वहां पर अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव एक तरफ से एक हाथ से अपने पार्टी कार्यकर्ता और संगठन को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखिए यादव परिवार पूरा एकजुट है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, और दूसरी तरफ वो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में वो आधी आबादी की भी बात करते हैं, वो समाजवादी सबला सुरक्षा योजना के जरिए बात करते हैं। वो महाराष्ट्र जाते हैं तो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए फिर से पेंशन शुरू करेंगे, 3 से 6 हजार रुपए इस बार महीने की पेंशन होगी, इस तरीके के वो दावे करते हैं। और दूसरी तरफ वो अगड़ों में पिछड़ों की भी बात कर रहे हैं। पीडीए का जो नारा है उसमें सबको लेकर के वो चल रहे हैं, या एक तरफ संगठन और दूसरी तरफ नरेशन, दोनों ही चीजें राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अखिलेश यादव इन दोनों को एक एक हाथ में साध करके चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, आप देखेंगे। राहुल जी, क्या लगता है आपको इस समय जो जिस धार के साथ अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर, महाराष्ट्र की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, तो अभी सही ट्रैक पर चल रहे हैं या फिर अभी और कुछ इंप्रूवमेंट होना बाकी है, या लग रहा है कि यहाँ पर चूक हो रही, कोई लूप होल दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव की राजनीति में? मुझे लग रहा है कि अनुज जी, अखिलेश यादव ने तो अपने राजनीति में काफी जबरदस्त परिवर्तन किया है। और आप सोच के देखें ना कि आज से कुछ वर्ष पहले हम ही लोग चर्चा करते कि अखिलेश यादव को कब हम लोगों ने, कुछ वर्ष पहले वो उपचुनाव को चुनाव ही नहीं मानते थे, उसका चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते थे। आप सोच के देखिए कि वो एक मोड़ तो वो था कि उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव नहीं जाते थे। एक मोड़ आज ये है, वो लंबे समय से परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं कि अब वो उपचुनाव की भी गंभीरता को काफी ज्यादा समझ रहे हैं। वो तो अखिलेश यादव ने तो जिस तरह से परिवर्तन किया है वो काफी जबरदस्त है। देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने हरियाणा में कोई दावेदारी नहीं की, लेकिन महाराष्ट्र में उनके सांसद, उनके विधायक थे दो, और वो देखिए वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा असंतुलन भी नहीं फैलाया उन्होंने। वो देखिए 12 सीटों की आबू आदमी मांग कर रहे थे, 2-3 सीटों पे मिला है, 2-3 सीटें ही लड़ेंगे, वो स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन करके जो उनके जीतने वाली सीटें थी वो करके एक तरह से देखिए टीम इंडिया की मजबूती को भी दर्शाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह था तो वहां पे भी मौजूद थे। तो एक पॉजिटिव रोल जो होना चाहिए कि अपने कैडर को मजबूत रखना, अपने मूलभूत मुद्दों को मजबूती से लगाए रखना। आप देखिए ना, अगर 2020 के पहले अगर हम लोग याद करें, उस समय इनकी बहुत आलोचना होती थी कि अखिलेश यादव केवल ट्विटर पे रहते हैं। आज हम समीक्षकों के लिए उन्होंने क्या ये आलोचना का दायरा छोड़ा है? जब आप सवाल पूछ रहे हैं कि कोई कमी की स्थिति है, तो आप देखिए आज के समय में अखिलेश यादव की राजनीति में इतनी पैनी धार आ चुकी है कि वो अब उसमें कमी निकालना मुश्किल चीज है, बल्कि वो दूसरे राजनीतिज्ञों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। मैं एक तुलना ही कर देता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि बिहार में ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ। 4 जून के बाद आप तेजस्वी यादव की राजनीति को देखिए और उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव की राजनीति को देखिए। अभी बिहार में बाढ़ की कितनी बड़ी विभीषिका रही। अभी वहां पे बिहार में जो सत्र चला, वहां पे उस सत्र में जो है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव की कमी खलती रही वहां पे। अभी देखिए, जहरीले शराब से मौत हो गई, उसको जिस तरह से बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए था आरजेडी को, वो उस प्रकार का कहीं वो उसमें वो धार नहीं है, जबकि अगले साल विधानसभा चुनाव है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जबकि देखिए, हम लोगों ने देखा है अतीत में कि बेरोजगारी के मामले को तेजस्वी यादव ने कितना तगड़ा धार दिया था। तो ये है, लेकिन बीच में थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं वो अभी।
नेता को जब माहौल गर्म हो तो उस पर ऊपर हमेशा गर्माहट बनाए रखनी चाहिए, और जब अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव है तो उसमें कहीं से भी ये शांति काल कभी नहीं आनी चाहिए। क्या उत्तर बिल्कुल। और प्रदेश में राहुल जी, ओपी राजभर ने बोल दिया था कि एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, और जब अखिलेश यादव एसी कमरे से बाहर निकले तो घोसी भी जीतने नहीं दिया, वो उपचुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। हम लोगों ने तो देखिए चुनाव के प्रत्येक चरण में हम लोग कर रहे थे। प्रथम चरण के चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी दबाव की स्थिति में बनी हुई थी लोकसभा चुनाव में, और 7वें चरण तक तो आते आते पूर्वांचल में तो पूरे भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने साफ ही कर दिया, इंडिया अलायंस ने बिल्कुल साफ कर दिया। हम लोगों ने वो देखा था कि क्या स्थितियां बनी हुई थी फूलपुर वाले हिस्से में, वहां पर जब रैली हो रही थी तो इतना ज्यादा लोगों की भीड़ थी कि वो डी ब्लॉक भी टूट गया था। और तब भी प्रशांत जी को भी याद होगा वो दृश्य कि वो भाड़े पे लाई हुई भीड़ नहीं थी, कि रैली को भी आप संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में उस जोश खरोश को अखिलेश यादव ने अब भी बना के रखा है। ये उनकी राजनीति के तरीका आप सोच के देखिए कि अभी भी वो अवधेश प्रसाद को कितना प्रचंड महत्व दे रहे हैं। मैं उन्हें महत्व नहीं कहूंगा, उसको प्रचंड महत्व प्रदान करना, कि पार्टी का सिरमौर बना देना। 4 जून से पहले कितने लोगों ने अवधेश प्रसाद जी का नाम सुना था, और 4 जून के बाद अवधेश प्रसाद की क्या स्थिति बनी हुई है इस पार्टी में। तो वो कोई भी मौका छोड़ नहीं रहा है, और मुझे लग रहा है इस उपचुनाव में अभी भी पलड़ा पूरी तरह से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने खेमे की तरफ भारी भरकम बना के रखा हुआ है। क्योंकि हर कैंडिडेट, जरूर हम लोग करहल की बात कर रहे हैं, करहल में बताइए उनके रणनीति में क्या कमी कर सकते हैं हम लोग। हर समय अगर वहां पे डिंपल यादव है, वहां पे सांसद की भूमिका का भी निर्वहन वही कर रहे हैं। उसके पहले मुलायम सिंह के समय में भी वही जो है कि जमीन को संभाल रहे थे, उसी व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया है। वो हर किसी को क्षेत्र में बाय नेम जान रहा है वो। और जो एक बड़ा प्रशांत जी ने जो बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु का कि सफाई परिवार में कोई मतभेद नहीं होना। जो बीजेपी को जो पहले कुछ उम्मीदें रहती थी इन सीटों से, वो इसलिए रहती कि चाचा भतीजे के बीच में कोई मतभेद की स्थिति है, लेकिन आज के डेट में वो कहीं पे भी मतभेद की स्थिति नहीं। और समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हुआ है पहले अनुज जी उस मतभेदों के कारण। कार्यकर्ता अलग से दुखी, क्योंकि शिवपाल यादव के बहुत कट्टर समर्थक है पार्टी में, पार्टी के संगठन संरचना में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुई है। तो वो जब थोड़े उदास दिखते थे तो पार्टी के कैडर में एक उत्साहहीनता की स्थिति आती थी। आज वो स्थितियां कहीं भी नजर नहीं आ रही है हम लोग। तो बीजेपी को जो एक लाभ मिलने वाला जगह था, जहां पे वो थोड़ा उनके दाव पे कुछ सफल हो सकते थे इस गढ़ में, वो सब परिस्थितियां खत्म है। कहीं से भी उसको पॉइंट भर की भी कोई संभावना ही नहीं है अनुज। बिल्कुल। और मुझे याद आता है कि जब मैं करहल गया तो वहां पर लोगों ने बताया मुझे कि जब मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह आते थे, शिवपाल जी आते थे, तो अपने गनर को, सिक्योरिटी को कहते थे तुम लोग की जरूरत नहीं है, ये सब हमारे चाचा दादा भाई लोग हैं, इनसे हमें क्या जान का खतरा हो सकता है। तो करहल वो जगह है जहां से नेताजी ने राजनीति की शुरुआत की है, मैनपुरी से राजनीति की शुरुआत की है। अब प्रशांत भाई, आगे अगर हम देखें, पूरे उपचुनाव की बात करें, बाकी सीटों की बात करें, 9 सीटों पर उपचुनाव अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि हो रहा है। मिल्कीपुर पे क्या फैसला होगा, अब तो मुझे नहीं लगता कि मिल्कीपुर में कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी अब पूरे सिनेरियो को देखें, कांग्रेस पार्टी के साथ बात बन नहीं रही है। अकेले अगर जाते हैं तो कितना फायदा होता है अखिलेश यादव को, और अगर साथ में जाते हैं तो क्या कोई नफा कोई नुकसान दिखाई देता है आपको? नहीं, देखिए एक बात तो एकदम तय है कि कोई भी कहीं भी अकेले नहीं लड़ने वाला है। ना तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और ना ही महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी या महाविकास अघाड़ी। इसमें कोई ऐसी इफ और बट की कोई ऐसी गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि है क्या कि सभी दलों के, खास तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, सबके हित जुड़े हुए हैं। एक बात तो पिछले 2023 के कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और 2024 के लोकसभा चुनाव के यूपी के नतीजे, ये ऐसे नतीजे रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की जरूरत बने हुए हैं। मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना, भारत जोड़ो यात्रा का आप देखिए कि जब राहुल गांधी ने पहला वाला हिस्सा जब चला तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 से 4 जिलों से होते हुए गुजर गए, निकल गए। ये संदेश था कि वो जो मुस्लिम डोमिनेंट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहां पर वो गए, उन्होंने एक मैसेज दिया। और ये मैसेज देने की चाहत आई कहां से? ये चाहत आती है तेलंगाना के नतीजों से, ये चाहत आती है कर्नाटका के नतीजों से। वहां जिस तरीके से मुस्लिम्स ने उनका सपोर्ट किया। दूसरी तरफ आप अगर इधर आ जाइए तो समाजवादी पार्टी
को भी बेनिफिट हुआ है कांग्रेस पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे की पूरक पार्टियां बनी हुई हैं इस वक्त। पहली बात तो गठबंधन की स्थिति, आप ये कह लीजिए कि कोई पार्टी कहीं पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है तो नहीं लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव के हाल फिलहाल के आप सारे बयान उठा करके देख लीजिए, वो जिस तरीके से जिस मैच्योरिटी का परिचय दे रहे हैं वो अजय राय और जो स्टेट लीडरशिप है उससे उनको मतलब ही नहीं है, वो उन प्रशांत पर भाई, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर समाजवादी पार्टी से किनारा करती तो नुकसान उसका ज्यादा होगा यूपी में। उसका ज्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नुकसान ज्यादा है। लेकिन अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेना है तो जो मांग वो कर रहे हैं महाराष्ट्र में वो चाहिए। देखिए अभी अभी क्या हुआ, अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर गए, उन्होंने 4-5 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। भिवंडी की 2 सीटों पर उन्होंने कर दिया। इसके अलावा आप देखिए कि मानखुर्द जो शिवाजी नगर जो इनके प्रदेश अध्यक्ष की सीट है वहां से उन्होंने ऐलान कर दिया, दूल्हे से कर दिया। तो और जब पहले ही दिन वहां पर गए, दूसरे दिन दूल्हे में जनसभा की, पहले दिन जो है वो जाकर के एक और जगह पर जाते हैं, वहां पर जनसभा करते हैं और वहां भी कैंडिडेट का नाम का ऐलान करते हैं। आप ये समझिए कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखा, और मेरी जो जानकारी थी अखिलेश यादव जी की मुलाकात उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से भी प्रस्तावित थी और नहीं हुई थी मुलाकात, जहां तक मैं, हाँ, और मुलाकात हुई भी है और मुलाकात इन्हीं सीटों को लेकर के हुई। उसके बाद अखिलेश यादव ने, आप देखिए 12 सीटों का जो मजबूती के साथ दावा था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्पेस छोड़ा। इसका मतलब यह है कि जो बात अभी राहुल जी कह रहे थे कि 2 से 3 सीटें, 5 सीटें, 4 सीटें, ये तक हो सकता है और अखिलेश यादव इस पर मान जाएंगे, समाजवादी पार्टी इस पर मान जाएगी। भाई 19 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2 विधायक उनके जीते थे, वो भी तब जब अकेले चुनाव लड़ी थी। अगर उसमें कहीं से भी कोई ऐसी स्थिति बनती तो समाजवादी पार्टी कई और सीटें भी जीत सकती थी, लेकिन बाकी 5 सीटों पर सपा की वहां पर जमानत जब्त हुई। अब ऐसे में अगर गठबंधन का सहयोग वहां पर मिलता है तो 2 सीटें तो इनकी मिलेंगी ही मिलेंगी, जहां से इनके विधायक हैं। इसके अलावा दो सीटें, तस्वीरें आ गई, आता हूं देखिए अखिलेश यादव तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और ये देखिए नामांकन दाखिल करते हुए तेज प्रताप यादव, ये देखिए मुस्कुराते हुए, उनके ठीक बगल में अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी तस्वीरें, आज की ब्रेकिंग न्यूज है, आज की बहुत बड़ी खबर। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पहला नामांकन और करहल सीट से चुना गया है पहला नामांकन, क्योंकि वहां पर पूरा यादव परिवार मौजूद है। अखिलेश यादव मौजूद है, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, जो कि लगातार सक्रिय है मैनपुरी में, मैनपुरी की राजनीति में, वहां पर सारा काम देख रहे हैं डिंपल यादव जी का। और कन्नौज से इनका नाम सामने आया था कि कन्नौज से ये चुनाव लड़ेंगे और इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज की जनता, कन्नौज के कार्यकर्ता प्रेशर बना रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं मैं यहां से चुनाव लड़ूं, यानी कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े, तो नाम काटा गया तेज प्रताप यादव का। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि अगर अखिलेश यादव अगर सीट छोड़ते हैं करहल की और जीत जाते हैं तो यहां पर तेज प्रताप यादव का नाम आएगा, आप देख लीजिएगा। और वही होता दिखाई दे रहा है और आज नामांकन की घड़ी है, नामांकन दाखिल हुए तेज प्रताप यादव एक बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर की है समाजवादी पार्टी ने करहल की धरती से। और राहुल जी अखिलेश यादव का बयान भी आ गया है, बाइट भी आ रही है हमारे पास, अगले 5 मिनट में हम दर्शकों को सुनाएंगे। और ये तस्वीरें जो आई हैं जिसकी शुरुआत से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, देखिए डिंपल यादव बैठी हुई हैं, रामगोपाल हैं, शिवपाल जी हैं, धर्मेंद्र हैं और अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। तो जिसकी बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि पूरा यादव परिवार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगली फोटो जो आई है देखिएगा, ये देखिए अखिलेश यादव हैं, तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल, धर्मेंद्र यादव, पीछे डिंपल यादव चल रही है। तो ये पूरी तस्वीर को सोशल मीडिया पर पूरा वायरल किया जा रहा है। ये देख लीजिए, यादव परिवार में किसी तरह की अनबन नहीं है, कोई खटपट नहीं है। और नामांकन के दौरान भी अंदर वहां कलेक्ट्रेट में देखिए डिंपल यादव भी मौजूद है और धर्मेंद्र यादव भी मौजूद है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब थोड़ी देर में, अगले 2 से 3 मिनट में अखिलेश यादव का आधिकारिक बयान आ गया है, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं वो, और वो बयान भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा अखिलेश यादव का, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास प्रशांत पूरा झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के अलावा सबसे जो अपीलिंग जो फोटो है, जो इमेज है, वो है जो जिसमें रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव, ये तस्वीर, इसी तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। आप इस तस्वीर को आप कितनी तरीके से इसका विश्लेषण कर सकते हैं? आप ये समझिए कि इस तस्वीर में एक ऐसे लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है जिससे ये बता रहा है कि जो 2017 का जो शुरुआती दौर था उससे कहीं अलग समाजवादी पार्टी में परिवर्तन आ चुका है। चाचा को भी समझ में आ गया, भतीजे को भी समझ में आ गया। आप याद कीजिए कि शिवपाल यादव जी का वो बयान जब विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर के चाचा शिवपाल पे सवाल उठाया था और कहा था कि भतीजे ने चाचा को भी गच्चा दे दिया। उस पर आप देखिए कि क्या जवाब था शिवपाल यादव का, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इतने साल तो हम बाहर थे, गच्चा तो आपने भी दे दिया। तो एक तरीके से शिवपाल यादव ने वहां से एक बात एकदम क्लियर कर दी थी कि अब समाजवादी पार्टी के भीतर कम से कम ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति हाल फिलहाल में नहीं बनने वाली है। और उसके बाद मुझे लगता है 2024 के चुनाव के बाद ये पहली ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर पूरा समाजवादी कुनबा एकजुट हुआ है, यादव परिवार एकजुट हुआ है और वहां से अपनी ताकत का मुजाहिरा करता हुआ भी दिख रहा है, और वो तस्वीरों के माध्यम से दिख भी रहा है। राहुल जी अभी एक बात कह रहे थे खैर को लेकर के, एकदम सही बात है। कांग्रेस पार्टी अगर ये उपचुनाव नहीं लड़ती है तो एक बहुत बड़ा मैसेज प्रशांत भाई बताएंगे। बाइट सुन लेते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी, सुनाइए, पीसीआर सुनाइए। इस बार के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद रहे तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मैं करहेल की जनता और मैनपुरी की जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में या राजनीतिक कोई फैसला हुआ होगा, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। करहेल उपचुनाव में जो होने जा रहा है ये वो विधानसभा है जहां की जनता समाजवादी पार्टी को हमेशा चुनती रही है, और इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा समर्थन है। हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करहेल विधानसभा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें, पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो ये पीडीए परिवार के लोग हैं। मैं जानता हूं क्योंकि चैनल बहुत पेड होते हैं आजकल। जिस तरह से एक नई संस्कृति है, नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रीपेड चलते हैं, प्रीपेड पोस्ट पेड। जब मैं देख रहा था तो चिंता चैनलों को इस बात की थी कि तेज प्रताप ने तिलक कितना बड़ा लगाया है। उन्हें विकास की चिंता नहीं है कि कन्नौज, मैनपुरी या आसपास के क्षेत्र में एटा या बगल के जिलों में कितना विकास किया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की भी होगी कि कौन कौन बैठा था कुर्सी पर, कौन कौन तस्वीर में है। आज सवाल वही है जो पहले थे। महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी है, और जिस
रफ्तार से समाजवादियों ने विकास करना शुरू किया था, उस विकास को रोकने का काम किया इन्होंने। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो भी अभी अधूरे हैं। जो लड़ाई जीती लोकसभा में, उसमें थोड़ा बहुत रुके हैं भाजपाई, लेकिन अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं हैं जिससे कि सभी को न्याय मिल रहा हो। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं, इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पे चला रहे हैं, ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में होगी। तो ये अखिलेश यादव का बयान आ गया है ऑफिशियल, और उन्होंने कह दिया है कि उपचुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो मीडिया है उस पर भी हमला बोलते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में कि चिंता इसलिए ज्यादा हो रही थी कि तेज प्रताप यादव ने टीका कितना बड़ा लगाया है, तिलक कितना बड़ा लगाया है, कुर्सी पर कौन कौन बैठा है, कौन साथ साथ है, कौन साथ साथ नहीं है, इसकी चिंता ज्यादा हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हार रही है, ये कॉन्फिडेंस है। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। प्रशांत भाई, सबसे पहले आपसे क्या कहेंगे इस बाइट पर, इस बयान पर? अखिलेश यादव ने वही बोला जो एक्सपेक्टेड था। उन्होंने देखिए पीडीए को लेकर के, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि जो पीडीए का जो मुद्दा है, पीडीए का जो नारा है, उसको लेकर के आप देखिए पिछले 2 दिन से मीडिया की आप हेडलाइन देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ ली अखिलेश यादव के पीडीए की काट, ये हेडलाइन चला रहा है मीडिया। किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, सिर्फ गूगल पे एक बार सर्च कर दीजिए आप। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को यह बात पता है, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है कि उनको सबसे गहरा घाव कहां से दिया है और किसने दिया है। पीडीए की वजह से ही, ये पीडीए ही था जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में नेस्तनाबूद कर दिया। और उपचुनाव में नामांकन कराने के तुरंत बाद अखिलेश यादव का जो पहला स्ट्रेटेजिक जो मूव है वो पीडीए को लेकर के ही है। और वो साफ तौर पर कह रहे कि पीडीए का पहले तो नाम भी ले लेते थे, लेकिन चुनाव के बाद इन्होंने नाम लेना भी बंद कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जिक्र बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी कर रहे हैं, पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, वो आधी आबादी का जिक्र कर रहे हैं, वो महंगाई का भी जिक्र कर रहे हैं। यानी कि वेलफेयर स्ट्रैटेजी और साथ में अपनी पारिवारिक ताकत दिखाते हुए संगठन को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और तीनों को एक साथ लेकर के चलने की ये तैयारी।